ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण दिन से। होटल के कोने में बैठा वह आदमी रोज की तरह हिसाब किताब में व्यस्त था। चाय की भाप हवा में घुल रही थी। ग्राहक आते जाते थे, कुछ देर बैठते, बातें करते और चले जाते। सब कुछ हर दिन जैसा ही था, शांत, सामान्य और एक सा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा। 4 नौजवान होटल में दाखिल हुए। उनके कदमों में तेजी थी, चेहरों पर सख्ती और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही एक ने बंदूक निकाली और सीधे उस पर फायर कर दिया। एक के बाद एक 9 गोलियां उसके शरीर में उतर गईं। होटल में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे चारों जैसे आए थे वैसे ही बिना किसी डर या हड़बड़ी के निकल गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर कोशिश की, पर जिंदगी उसका साथ छोड़ चुकी थी। वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसका नाम था इस्माइल इब्राहिम पार्कर, अंडरवर्ल्ड की चर्चित शख्सियत, हसीना पार्कर का पति और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सगा बहनोई। लेकिन सवाल यह था, उसे क्यों मारा गया? अंडरवर्ल्ड ने अपने ही बनाए नियमों को क्यों तोड़ दिया? क्यों अब दुश्मनी उन लोगों तक पहुंच गई थी जो अपराध की दुनिया से कोसों दूर थे, जो बस एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते थे? यह हत्या किसी निजी रंजिश से बढ़कर थी। ये एक संकेत था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। रिश्ते, खून या परिवार, कुछ भी अब ढाल नहीं बन सकता था। दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई जाना सिर्फ एक भागना नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर उठाया गया कदम था। वहां से वह पूरी तरह सुरक्षित रहकर अपने दुश्मनों के खिलाफ चालें चलता था। वह कभी अपने खास आदमियों को भेजकर सफाया करवा देता, तो कभी पुलिस तक खबर पहुंचा देता ताकि एनकाउंटर में काम तमाम हो जाए। वह खुद कभी सामने नहीं आता, पर उसका हर वार जानलेवा होता। अब सवाल यह था कि इस्माइल पार्कर की मौत सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले तूफान की शुरुआत, क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड में खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आहट थी जो आने वाले खून खराबे का इशारा दे रही थी। मुंबई की गलियों में अगर किसी गैंग ने दाऊद इब्राहिम को टक्कर देने की हिम्मत दिखाई थी, तो वो था BRA गैंग। 3 नामों से बनी, 3 ताकतों से चलने वाली, बाबू रेशम, रामा नाइक और अरुण गवली। इन तीनों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड में ऐसा दबदबा बनाया कि अगर वक्त ने साथ दिया होता तो आज मुंबई पर राज दाऊद का नहीं, इनका होता। इनमें सबसे दिलचस्प चेहरा था अरुण गवली। वह खुद योजनाएं नहीं बनाता था, लेकिन हमेशा किसी ताकतवर के साथ जुड़कर उसके प्लान का हिस्सा बन जाता था। चालाकी और दिमाग की बात करें तो उसमें सबसे आगे था रामा नाइक। गैंग की हर बड़ी चाल, हर हमला और हर सौदा उसी की सोच से तय होता था। जब तक रामा नाइक जिंदा रहा, अरुण गवली उसकी छाया में ही खेलता रहा, वफादार लेकिन महत्वाकांक्षी। उधर दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम की टीम में छोटा राजन जैसे चालबाज दिमाग काम कर रहे थे। ऐसे में BRA गैंग का जिंदा रहना मुश्किल था। वक्त ने एक एक कर तीनों को अलग कर दिया। सबसे पहले बाबू रेशम का अंत हुआ। पुलिस लॉकअप में विजय उठेकर के हाथों उसकी हत्या करवा दी गई। इसके बाद रामा नाइक भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अब अकेला रह गया था अरुण गवली। लेकिन अब सवाल था कि क्या गवली भी अपने साथियों की तरह मिट जाएगा या फिर खुद को बचाकर एक नई कहानी लिखेगा? मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सड़कों पर अब मुकाबला था सिर्फ 2 नामों का, दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली। दाऊद ने तय कर लिया था कि उसे हर हाल में गवली गैंग को जड़ से खत्म करना है, लेकिन अरुण गवली ने हार मानने के बजाय अपनी ताकत और नेटवर्क दोनों को दोगुना कर दिया। मुंबई के 3 बड़े ठिकाने, तथदेव की तुलसीवाड़ी, भायखला की दगड़ी चाल और पायधुन, गवली के किलों में बदल गए। यहां मराठी लड़कों की फौज उसके नाम पर मर मिटने को तैयार रहती थी। उनकी वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। अरुण गवली का सफर अंडरवर्ल्ड तक अचानक नहीं पहुंचा था। एक वक्त था जब वह कांजूर मार्ग की एक कंपनी में मजदूरी करता था। वहीं से उसने अपने ऐसे रिश्ते बनाए जो बाद में उसके लिए अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खोलने वाले साबित हुए। जब उसने खुद का गैंग खड़ा किया तो उसके पास पहले से ही भरोसेमंद और मजबूत नेटवर्क मौजूद था। गवली गैंग में कई अहम नाम थे। सदा पावले, जिसे लोग सदा मान के नाम से जानते थे, वह गवली का सबसे भरोसेमंद साथी था। अशोक जोशी, गैंग का दिमाग, वही जो हर चाल सोचता था। इसके अलावा गणेश तंदेल उर्फ वकील, राजू मिराशी और सुनील घाटे जैसे नाम भी इस गैंग की रीढ़ थे। ये सभी मिलकर न सिर्फ गवली के साम्राज्य को मजबूती दे रहे थे, बल्कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ
एक निर्णायक जंग की तैयारी भी कर रहे थे। मुंबई अब दो ताकतों के बीच बंटी हुई थी। एक तरफ दाऊद का डर था तो दूसरी तरफ अरुण गवली की दगड़ी चाल का हौसला। और जब हौसला डर से टकराता है तो शहर की दीवारों पर सिर्फ एक ही चीज लिखी जाती है, खून की कहानी। मुंबई की अंधेरी गलियों में एक नई ताकत सिर उठा रही थी। अरुण गवली का साम्राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसकी सेना सिर्फ मराठी लड़कों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि अब उसके साथ दो ऐसे ईसाई शूटर भी थे जिनका नाम सुनकर ही कई लोगों की सांसें थम जाती थीं। उनके नाम थे राजू फिल्म और पॉल न्यूमैन। अगर पॉल न्यूमैन का नाम आपको किसी हॉलीवुड हीरो की याद दिला रहा हो तो भूल जाइए। ये असली पॉल न्यूमैन गोवा का रहने वाला था, जो काम की तलाश में मुंबई आया था, लेकिन शहर की गंदी गलियों ने उसे एक बेरहम कातिल बना दिया। वह सिर्फ एक आदेश सुनता था और वह था गोली चलानी है, और फिर जो सामने आता वो जिंदा नहीं बचता। उसकी ठंडी आंखें और सटीक निशाना ही उसे गवली का सबसे भरोसेमंद आदमी बनाते थे। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी गैंग को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। बिना फंड के कोई भी गैंग ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। दाऊद इब्राहिम दुबई में था, लेकिन उसकी हुकूमत मुंबई से आने वाले पैसों पर टिकी थी। ये पैसा उसे कुछ खास लोगों के जरिए मिलता था, वो लोग जो उसके बिजनेस और नेटवर्क को यहां जिंदा रखते थे। गवली ने तय किया, अगर उसे दाऊद की कमर तोड़नी है तो पहले उसे इन सपोर्टर्स को खत्म करना होगा। उसकी नजर एक नाम पर जाकर ठहर गई और वह नाम था सतीश राजे, डी कंपनी का भरोसेमंद आदमी जो दाऊद के लिए पैसे वसूली से लेकर खौफ फैलाने तक हर काम करता था। अगर सतीश गिरता तो दाऊद की पकड़ भी ढीली पड़ जाती। गवली ने सिगरेट का लंबा कश लिया और मुस्कुराते हुए अपने खास आदमी से बोला, राजे बहुत उड़ने लगा है, अब इसे नीचे लाने का वक्त आ गया है। इसे खत्म कर दो ताकि बाकी सबको समझ आ जाए। बस आदेश मिलते ही मिशन शुरू हो गया। गवली गैंग के सबसे भरोसेमंद शूटरों को यह काम सौंपा गया। अब सतीश राजे की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वह कब निकलता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, उसकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है, हर डिटेल कैमरे में कैद होने लगी। उधर सतीश राजे को भी एहसास हो चुका था कि हालात बदल गए हैं। एक शाम उसने अपने साथी से कहा, अब कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती है, पुलिस की या फिर किसी दुश्मन की। फर्क बस इतना है कि अब मैं हमेशा निशाने पर हूं। दाऊद के दुबई चले जाने के बाद उसके आदमियों पर खतरा और बढ़ गया था। अब सिर्फ गवली ही नहीं, बल्कि पठान गैंग, हाजी मस्तान के पुराने लोग और कई नए छोटे गैंग भी डी कंपनी के आदमियों की तलाश में घूम रहे थे। चेंबूर के इलाके में दो नाम लगातार मंडरा रहे थे, वासु दादा और अब्दुल कुंजू। दोनों अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। मुंबई का माहौल फिर से बारूद की तरह गर्म था। हर कोई जानता था अब एक और खून बहने वाला है। बस सवाल इतना था कि कौन पहले गिरेगा। सतीश कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। वह अंडरवर्ल्ड के पुराने नियमों को गहराई से जानता था। हर संभावित सफाई का रूटीन वही पुराना फार्मूला था। पहले लक्ष्य की हर रोज की आदतें और सफर पर कड़ी निगाह रखी जाती, फिर उसके रूटीन के सुराख पकड़े जाते और सही दिन टाइम तय कर लिया जाता। किसी विशेष संकेत पर गाड़ी को ओवरटेक करके हमला किया जाता और हत्यारे हवा की तरह गायब हो जाते। यह तरीका नया नहीं था। मुंबई की गलियों में वर्षों से वही तेज, सटीक और निर्दयी प्रक्रिया चलती आई थी। अब शहर में एक नई खूनी कड़ी जुड़ने वाली थी। सतीश हमेशा अपनी स्पेशल कार में अकेले नहीं चलता था। काले शीशों के पीछे वह पिछली सीट पर बैठकर खुद को सुरक्षित समझता। दाएं बाएं दो बॉडीगार्ड और बाहर की दुनिया से दूरी। पर असलियत यह थी कि मौत पहले से ही उसकी परछाई बनकर चल रही थी। अरुण गवली के शूटरों ने उसकी हरकतों पर निगाह जमा दी थी और मिशन के दिन का इंतजार हो रहा था। 21 नवंबर 1988 गवली ने यही दिन चुना। सतीश का अड्डा परेल में था। उसी अड्डे से वह अपनी कार में निकला और उसे नहीं पता था कि आज उसका सफर आखिरी होगा। शूटरों ने जगह चुनी, नागपाड़ा चौराहा। बस सही मौके का इंतजार था। जैसे ही समय आया, दो कारें उसकी गाड़ी के आगे अटक गईं। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ तबाही में बदल गया। गाड़ी के शीशे टूटे और अचानक 3 व्यक्ति हथौड़ों और हथियारों से उस तरफ भागे। न्यूमैन ने एक झलाई सी नजर में सतीश को पहचान लिया और बिना देरी किए पिस्तौल निकाली। फिर उस पल की बेतहाशा फायरिंग, गोलियों की बौछार ने गाड़ी को छलनी कर दिया। सतीश को 9 गोलियां लगीं।
साथ बैठे उसके 3 बॉडीगार्ड भी वहीं गिर पड़े। हमला इतना तेज और संगठित था कि अपराधियों ने मिनट भर में अपना काम निपटा लिया और गायब हो गए। ये वारदात मुंबई की अंडरवर्ल्ड के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, एक साफ संदेश कि अब खेल बदल चुका है। अरुण गवली ने सतीश राजे के सफाये से दाऊद इब्राहिम को भयंकर चोट पहुंचाई थी, पर यह जंग यहीं खत्म नहीं हुई। दाऊद भड़क उठा। उसने छोटा राजन को सीधा आदेश दिया कि गवली को गलती की कीमत चुकानी होगी। छोटा राजन ने देरी न की और गवली गैंग के सबसे अहम लोगों की सूची बनानी शुरू कर दी। उसे चाहिए था एक ऐसा शिकार जो गवली की रीढ़ तोड़ दे, और जल्दी ही अशोक जोशी का नाम शीर्ष पर आ गया। अशोक कोई मामूली साथी नहीं था, वह गवली का मुख्य सलाहकार था। हर बड़े फैसले से पहले उसकी राय पर चलना गवली की आदत थी। छोटा राजन ने मुस्कुराकर अपने लोगों से कहा कि अगर गवली के दिमाग को ही खत्म कर दिया जाए तो पूरा गैंग अंधेरे में खो जाएगा। जगह और वक्त बस तय करना बाकी था। शहर की सड़कों पर अब एक और खूनी दौर शुरू होने वाला था, जहां एक के गिरने पर बहुत कुछ बदल सकता था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त खून और धोखे से लिखा जा रहा था, जहां बंदूक की आवाज ही इंसाफ तय करती थी और वफादारी की कोई कीमत नहीं थी। उसी खेल के बीच छोटा राजन ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे शहर को हिला दिया। अशोक जोशी, जो अरुण गवली का सबसे भरोसेमंद आदमी था, उसका सलाहकार था, उसका साया था। लेकिन गवली की इस ढाल में अब एक दरार पड़ चुकी थी। उसका अपना ड्राइवर श्याम सुंदर नायर। राजन के आदमियों ने उसे नोटों की गड्डियां दिखाई और कहा, बस तुम खबर देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। पैसों की चमक के आगे श्याम की वफादारी पिघल गई। अब जोशी की हर हरकत, हर सफर राजन तक पहुंचने लगी। 3 दिसंबर 1988, मुंबई की ठंडी शाम। अशोक जोशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी है। वह अपने ड्राइवर और 3 साथियों के साथ पुणे निकल पड़ा। पीछे पीछे 2 कारें चल रही थीं, जिनमें सवार थे 15 हथियारबंद शूटर। सबकी नजरें सिर्फ एक टारगेट पर थीं, और वह टारगेट था अशोक जोशी। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे घातक पहलू था कि जोशी को नहीं पता था कि उसका अपना ड्राइवर ही उसके खिलाफ काम कर रहा है। हर मोड़, हर सिग्नल पर वही उन्हें सही वक्त पर सही जगह ले जा रहा था। छोटा राजन खुद इस मिशन की अगुवाई कर रहा था। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर वह अपने तिलक नगर वाले ठिकाने से निकला। साथ था उसका भरोसेमंद साथी सौतिया। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, राजन ने कहा। सौतिया ने जवाब दिया, गलती का सवाल ही नहीं है भाई। उसकी AK-56 और 15 हैंड ग्रेनेड तैयार थे। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह गवली को दिया जाने वाला एक खुला संदेश था। कुछ ही देर में विरार का गजेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर भी इस काफिले में शामिल हो गया। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था। धीरे धीरे 5 कारों का काफिला तैयार हो गया। रात का सफर पुणे, और मंजिल थी अशोक जोशी की मौत। दूसरी ओर जोशी अपनी कार में बैठा फोन पर बात कर रहा था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि मौत पीछे नहीं, बिल्कुल बगल में बैठी है। ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, बस कुछ मिनट और फिर खेल खत्म। दाऊद इब्राहिम अपने ठिकाने पर बेचैन था। उधर राजन, सौतिया और भाई ठाकुर सब अपनी पोजीशन में थे। पनवेल के पास जाल बिछ चुका था। जैसे ही जोशी की कार उस मोड़ पर पहुंची, चारों तरफ से गाड़ियां आकर रुकी। सौतिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब बचकर कहां जाएगा। अशोक जोशी सब समझ चुका था। उसने ड्राइवर की आंखों में देखा। वो वही धोखा था जिसे वो पहचानना नहीं चाहता था। तूने दगा दी मुझे। उसकी आवाज गुस्से से कांप उठी। श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। जोशी का सब्र टूट गया। उसने पिस्तौल निकाली और एक ही गोली में ड्राइवर का सिर उड़ा दिया। खून की धारें सीटों पर बिखर गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो चुकी थी। जोशी के बॉडीगार्ड एक एक कर ढेर होते गए। जोशी ने पलटवार की कोशिश की, पर क्लोज रेंज से दागी गई गोलियों के सामने कोई टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। राजन ने दूर से इशारा किया, काम खत्म, निकलो। और वह हत्यारा काफिला अंधेरे में गायब हो गया। पीछे रह गया सिर्फ गोलियों की गंध और सन्नाटा। मुंबई की गलियों ने फिर एक नया बदला देखा, और अंडरवर्ल्ड की यह जंग अब और भी खूनी होने वाली थी। लोग अपने दरवाजे बंद करके सोते, लेकिन नींद किसी को नहीं आती। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह किसकी लाश सड़क पर पड़ेगी।
बिल्डर, व्यापारी, सपोर्टर, हर किसी की एक लिस्ट थी और जिस नाम पर टिक गई नजर उसका खेल खत्म। पुलिस और प्रशासन इस खून खराबे को देखकर खामोश थे। उन्हें लग रहा था कि अपराधी ही अपराधियों को मिटा रहे हैं तो दखल देने की जरूरत नहीं। मगर अब यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों के बीच नहीं रह गई थी, आम लोग भी इसकी चपेट में आने लगे थे। पहले अंडरवर्ल्ड का एक नियम हुआ करता था, परिवार को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वक्त ने वह नियम भी तोड़ दिया। अब बदला लेने के लिए हर हद पार की जा रही थी, चाहे दुश्मन हो या उसका घर, कोई भी सुरक्षित नहीं था। मुंबई पर डर का साया पहले कभी इतना गहरा नहीं हुआ था। दाऊद इब्राहिम जानता था कि उसका सबसे बड़ा सिर दर्द अरुण गवली है। गवली सीधा आदमी नहीं था, वह कभी अकेला नहीं चलता था, हमेशा किसी के इशारे पर ही कदम बढ़ाता। शुरुआत में बाबू रेशम उसका रहनुमा था, जो कहता वही करता। लेकिन जब बाबू रेशम हवालात में मारा गया तो गवली ने रामानायक का साथ थाम लिया। रामानायक गया तो उसने अशोक जोशी को अपना गुरु बना लिया, और जब जोशी भी ढेर हो गया तो गवली फिर अकेला रह गया। अब उसने अपने बड़े भाई पापा गवली के रास्ते पर चलना शुरू किया। उसके लिए उस्ताद बदलते रहे, मगर उसका इरादा नहीं। अरुण गवली की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वह दुश्मनों की चाल पहले ही भांप लेता था। जहां बाकी गैंगस्टर अपने जोश में गलती कर बैठते, वहीं अरुण ठंडे दिमाग से खेलता। उसे पता था इस खेल में टिके रहना है तो हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। वो हमेशा दगड़ी चाल के भीतर रहता था, उसका किला, उसकी दुनिया। वहां तक कोई दुश्मन घुसने की हिम्मत नहीं करता। मगर उसके बड़े भाई पापा गवली को यह बात समझ नहीं आई। वो अक्सर बाहर निकल जाता, आराम करने, घूमने या बस वक्त काटने के लिए। लेकिन मुंबई की सड़कों पर अब वक्त नहीं, सिर्फ वार चलते थे। 20 जनवरी 1990, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का वो दिन जिसने शहर को खून और बदले की आग में झोंक दिया। पापा गवली, जो अब तक दगड़ी चाल की दीवारों के भीतर खुद को सुरक्षित मानता था, यकीन रखता था कि दाऊद इब्राहिम कभी अंडरवर्ल्ड के उसूलों को नहीं तोड़ेगा। वह अक्सर कहा करता था कि दाऊद उसूलों वाला आदमी है, वह मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब अंडरवर्ल्ड में उसूलों से ज्यादा वजूद की लड़ाई चल रही थी और वहां सिर्फ ताकत का सिक्का चलता था। उसी दिन दाऊद की गैंग में एक नया चेहरा शामिल हुआ था, एक शूटर जो अपने पहले ही मिशन पर निकला था। उसका टारगेट था पापा गवली। शूटर ने कई दिनों तक पीछा किया, हर चाल पर नजर रखी, और फिर वो पल आया जब किस्मत ने पापा गवली का साथ छोड़ दिया। महिमा के शीतला देवी मंदिर के पास लोगों की भीड़ में वह निश्चिंत कदमों से चल रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत बस कुछ कदम पीछे थी। अचानक 3 गोलियों की आवाज गूंजी। लोग भाग खड़े हुए और पापा गवली जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो चुका था। अरुण गवली के लिए यह सिर्फ भाई की मौत नहीं थी, यह उसकी पूरी दुनिया के बिखर जाने जैसा था। उसे लगने लगा कि जो भी उसके करीब था, सब उसी के कारण मौत के मुंह में चले गए। वह गम और गुस्से के बीच डगमगाने लगा। उसकी गैंग का हौसला टूट गया, और यही वो वक्त था जिसका इंतजार दाऊद की गैंग कर रही थी। कुछ ही दिनों में सुनील सावंत अपने लोगों के साथ कंजर गांव में घुसा। चारों तरफ गोलियों की गूंज फैल गई। अरुण गवली के 6 आदमी वहीं ढेर कर दिए गए। अब यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, यह बदले की जंग बन चुकी थी। 26 जुलाई 1992 मुंबई की सड़कों पर फिर से खून बहने वाला था। अरुण गवली, जो अब तक एक उसूल पर कायम था कि परिवार पर वार नहीं होगा, अब उस हद को भी लांघने जा रहा था। दाऊद ने उससे उसके अपने छीन लिए थे, और अब वह भी दाऊद के दिल पर वार करना चाहता था। गवली गैंग के बीच कई नामों पर चर्चा हुई, पर एक नाम पर सबकी सहमति बनी, इब्राहिम पारकर। इब्राहिम पारकर न तो बड़ा डॉन था, न किसी गैंग का सरगना। वह फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाला एक जूनियर आर्टिस्ट था। मुंबई की अरब गली नागपाड़ा में वह इस्माइल कादरी होटल नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। उसका एकमात्र गुनाह यह था कि वह हसीना पाकरम का पति था। और हसीना कौन थी? दाऊद इब्राहिम की सबसे प्यारी, सबसे लाडली बहन। दाऊद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी बहन के घर तक पहुंचने की हिम्मत करेगा। लेकिन इस बार खेल अलग था। अब अंडरवर्ल्ड के उसूल मर चुके थे। अब सिर्फ एक नियम बचा था, जो पहले मारेगा वही बचेगा। मुंबई, 26 जुलाई 1992। अरब गली नागपाड़ा की गलियों में शाम की रौनक धीरे धीरे उतर रही थी। हवा में चाय की महक घुली थी
और इस्माइल कादरी होटल के बाहर हमेशा की तरह भीड़ जुटी थी। होटल के मालिक इस्माइल पारकर अपने काउंटर पर बैठा कैश रजिस्टर के नोट गिन रहा था। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। दिन अच्छा गया था। किसी टेबल पर दो ग्राहक बहस में उलझे थे तो किसी को अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाने की जल्दी थी। इस्माइल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, थोड़ा चाय पी, सब ठंडा हो जाएगा। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। तभी उसका ड्राइवर सलीम अंदर आया। चलना नहीं है क्या साहब, टाइम हो रहा है। इस्माइल ने कैश रजिस्टर बंद किया, चाबी जेब में डाली और बाहर की तरफ बढ़ा। सूरज डूब रहा था और उसके साथ ही इस्माइल पारकर का सूरज भी ढलने वाला था। अचानक 4 मोटरसाइकिलें गली के मोड़ पर आकर रुकी। 4 सवार, चेहरे कपड़े से ढंके हुए। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस एक पल में बंदूकें चमकी और हवा गोलियों की गूंज से भर उठी। इस्माइल पारकर के कदम लड़खड़ाए, छाती पर गोली लगी और खून का फव्वारा फुटपाथ पर बह निकला। आसपास के लोग चीख उठे। गोलियों की आवाज थमते ही हमलावर उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से आए थे। होटल के अंदर भगदड़ मच गई। किसी ने इस्माइल को संभालने की कोशिश की, किसी ने ऑटो रोका। अस्पताल जल्दी ले चलो, आवाजें गूंज रही थीं, पर किस्मत ने पहले ही फैसला कर लिया था। रास्ते में ही इस्माइल पारकर ने दम तोड़ दिया। जब यह खबर वहसीना पारकर मोड़ तक पहुंची तो उसका दिल जैसे सुन्न पड़ गया। वो समझ ही नहीं पाई कि कैसे एक पल में उसका संसार उजड़ गया। और दाऊद इब्राहिम, उसके लिए यह सिर्फ भाई बहन का मामला नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका दबदबा था। अरुण गवली ने सीधा वार किया था दाऊद के दिल पर। अब यह खेल कानून या उसूलों से बहुत आगे निकल चुका था। दाऊद ने छोटा शकील को बुलाया, सिर्फ एक शब्द कहा, ये खत्म करो, और छोटा शकील ने अपने शूटरों को इशारा दे दिया। इसके बाद जो हुआ वह मुंबई के इतिहास के सबसे सनसनीखेज गैंगवार में दर्ज हुआ। जे हॉस्पिटल शूट आउट। दिन दहाड़े सरकारी अस्पताल के भीतर गोलियों की बारिश हुई। डॉक्टर, नर्सें, मरीज सब दहशत में भागते नजर आए। दीवारों पर खून के छींटे थे और डर पूरे शहर पर छा गया। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, वह एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली की जंग ने हर उस हद को पार कर दिया था जो पहले कभी सोची भी नहीं गई थी। ये थी अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम की गैंगवार की इनसाइड स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।